बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो, आकाश आनंद जी आप आगे बढ़ो। जय भीम, सलाम व नमस्कार। साथियों, आप सब लगता है बहुत ज्यादा थक गए, बहुत देर से आप गर्मी में इंतजार कर रहे हैं, बट एक बार मुस्कुरा के जय भीम बोल दीजिए तो समझ जाऊंगा कि आपने मेरे लिए जो इंतजार किया आपका वक्त जाया नहीं जाने दूंगा। एक बार मुस्कुरा के जय भीम। साथियों, आपकी शक्ल पे जो मुस्कुराहट है और ये जो दिल से जय भीम निकला है, इसी के लिए मान्यवर साहब श्री काशीराम जी और मायावती जी ने, आदरणीय मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी। तो कभी भी, कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी दिक्कतें हो, कभी मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा। आप अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सब जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हुए हैं, हम सबको सुनने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तहे दिल से धन्यवाद व उनको नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के लिए समर्पण कर दिया। तो बहन जी का और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का मैं दिल से नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य के 4 बार में बीएसपी की सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद उनके इस नेतृत्व से प्रेरित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर उस मिशन, दायित्व, कार्य व फर्ज को पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना आजीवन कड़ा संघर्ष करते करते निकाल दिया। साथियों, हमारी पार्टी के लिए पिछले कुछ समय से विरोधी पार्टियां बहुत सारे प्रोपेगेंडा, बहुत सारी टाइप की अफवाहें फैलाते आए हैं ताकि हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे कैडर का मनोबल टूट सके। परंतु मैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के ऊपर आज आप सबके सामने बात रखना चाहूंगा। इस बात से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इस बात से कुछ लोगों को लगेगा कि ये भैया को मंच पे नहीं बोलना चाहिए था, परंतु आज मैं अपने लोगों के बीच में हूं, तो मैं आज अपनी बात रखते वक्त बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। साथियों, कुछ पार्टी विरोधी लोग हमारे कैडर,
हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बोलते हैं कि भाई बसपा पिछले कुछ सालों से इसलिए नहीं तरक्की कर पा रही क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबी है। साथियों, जो ये बोलते हैं उनको आज हम जवाब देना चाहेंगे। साथियों, आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों ने न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नहीं सुना तो मैं आज आपको उसके बारे में दो बातें बताता हूं और कैसे ये किताबों के बारे में उससे जुड़ती है। साथियों, पिछले 6 सालों में करीबन 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चंदे के रूप में अपनी पार्टियों में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी जैसी पार्टियों के नाम हैं, परंतु इसमें एक पार्टी का नाम नहीं है। क्या आप जानते हैं वो कौन सी पार्टी है जिसका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं है? साथियों, बीएसपी ने आज तक कभी भी किसी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया है, कभी भी नहीं किसी एक धरना सेठ से पैसा लिया है। आप जानते हैं बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर, अपने समर्थकों के तन मन और धन से ये अपने इलेक्शन लड़ती आई है और आगे भी लड़ती आएगी। तो साथियों, ये उनको मुंह तोड़ जवाब है, ये उनको सबूत है जो आपसे बोलते हैं कि हाथी का किताबों के बोझ में दब रहा है। वो दो बोझ में नहीं दब रहा। ये पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के धन से चलती है। कार्यकर्ता इसको अपना कर्तव्य समझता है कि अगर अपनी मूवमेंट को चलाना है तो वो अपने दिल से धन देता है इस पार्टी को चलाने के लिए। साथियों, बता दो ताली बजाकर अगर ये बात सच है कि नहीं। अब साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव आजकल चल रहे हैं, हमारे सर पर हैं और इसमें हमारी तरह और भी पार्टियां आप लोगों को बुला बुलाकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी, परंतु आपको इस बारी उनको वोट डालने से पहले और उनको आपने अपने बीच में आने से पहले उनको एक काम देना है। उन्हें बोलना है कि इससे पहले हम तुम्हारे मंच पे तुम्हारी मीटिंग में आके तुमसे तुम्हारी बात सुने, हमें पिछले 10 साल का हिसाब दो, हमें पिछले 5 साल का हिसाब दो। साथियों, कभी भी चुनाव आने वाले 5 साल के वादों पे नहीं, अब आने वाले पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पे लड़ा जाना चाहिए। आपको सवाल करना चाहिए कि जब तुम्हें हमने सत्ता में बिठाया था तो पिछले 10 साल और 5 साल से तुम लोगों ने हमारे समाज, हमारे लिए क्या काम किए। तभी साथियों, बहन जी के सख्त आदेश है कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती हैं कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाएं तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं, ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ, जिसको वो वोट डाल रहे हैं उसने हमेशा हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, हमारे लिए सही तरीके से काम किया। इंग्लिश में बोलते हैं, लेट द वोटर्स बी जज ऑफ योर वर्क। साथियों, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन है। उनका आपको 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूं, आप इस पे जरूर सोचिएगा, अपने साथियों से बात कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा। साथियों, आज सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा सबसे जरूरी, हमारे आने वाले भविष्य की नींव है शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर भी बोलिए कि अंग्रेजी में 1-2 लाइनें सुना दो तो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते हैं, ना बेचारे बोल पाते हैं। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं
कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन अदर कंट्री से काम लेना है तो हम उनसे किस भाषा में बात करेंगे? वो तो आपसे हिंदी में बात करने से रहे, आपको तो चाइना से भी काम लेना होगा। तो कैसे हमारा समाज, कैसे हमारे लोग उनसे बात करेंगे, कैसे उनसे हम काम ले पाएंगे जब हमारा बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा अगर आज अंग्रेजी नहीं बोल सकता। साथियों, 8वीं कक्षा के बच्चों का तो आज इतना बुरा हाल है, बेचारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। ये मैं अपने मन से नहीं, सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड के डेटा को उठा के बोल रहा हूं। कहीं आप समझो कि मैं भाजपा की बुराई कर रहा हूं, ये फैक्ट्स और फिगर हैं साथियों। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। वो कहती है कि हम इंडिया को एक डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु आज साथियों सरकारी स्कूलों में 65% ऐसे स्कूल हैं जहां पे आज तक एक कंप्यूटर तक नहीं लगा, और 35% उनमें से ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन हो। साथियों, जब आपके बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानेंगे, जब उन्हें इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होगी, तो कहां से वो सीखेंगे डिजिटल इंडिया, कहां से वो सीखेंगे नई टेक्नोलॉजी के बारे में? साथियों, केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे दिए थे आपको, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे, उन्हें किस तरह से एक उज्जवल भविष्य देंगे, परंतु जो आपके बच्चों की शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ करता आ रहा है, वो क्या ही आपके भविष्य की बात करेगा? साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई आपके बच्चे की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। वो खाली पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होती। साथियों, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बेचारा कमाएगा कैसे? वो फिर से जहां से आप लोग उठे हैं वहीं पे आके जाके खड़ा हो जाएगा। आप लोगों ने कड़ी मेहनत करके वो मजदूरी से उठे हैं, परंतु ये लोग आपके बच्चों को फिर मजदूर बनाना चाहते हैं। साथियों, यह वक्त है उनसे सवाल करने का कि पिछले 10 साल में तुमने हमारे बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया है, ना कि एक उज्जवल भविष्य देने का। साथियों, किसी भी कारण अगर बच्चा पढ़ लिख जाए, कितनी भी मुश्किलों से पास हो जाए, अगर वो किसी तरह पास हो जाए, तो नौकरियों के हाल इतने खराब हैं कि मैं आपके सामने 3-4 फैक्ट्स रखूंगा, आप समझ जाएंगे कि यहां पे युवा कितना परेशान है। साथियों, आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा बेरोजगार घूम रहा है। यहां पे कितने मेरे युवा साथी हैं जिनके पास नौकरी नहीं है? एक बार हाथ उठा के बोले। पूरा पंडाल खाली हो गया। साथियों, अगर आपको नौकरी नहीं देंगे तो अपने आप मां बाप को वापस पलट के क्या जवाब देंगे कि आप लोग दिन भर करते क्या है? साथियों, अगर आप अपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर अपने मां बापों की फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, तो अब मुझे समझ आता है कि आप लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। साथियों, जहां पे 3 में से 1 ग्रेजुएट रोजगार में है और 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है, तो जहां पे नौकरियों के अवसर निकलते हैं वहां पे आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि भाई सरकारी नौकरियों में टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया, परंतु 4 दिन बाद पता चलता है उस एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो गया था और सरकार ने वो पेपर ही कैंसिल कर दिया। कितनी बार हमारे युवा साथी वहां एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई वो एंट्रेंस टेस्ट देना बेकार हो गया। 5-5 हजार नौकरियां निकलती हैं, 70-70, 80-80 हजार लोग अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी ये पेपर लीक हो जाते हैं। अगर नौकरी देने का मन नहीं है, सरकार का नौकरी देने का मन नहीं है, तो पेपर लीक करके हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ तो ना करें। साथियों, इसके साथ साथ जहां पर नौकरी निकल भी जाए तो वहां पे इतना बुरा हाल है कि अभी एक रीसेंट खबर थी, एक रीसेंट हेडलाइन थी जहां पर था कि 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स
इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कुछ चंद हजार नौकरियां थी जिसके लिए 90,000 ओवर क्वालिफाइड बच्चों ने अप्लाई किया। साथियों, अगर आप लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, अगर आप लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते हैं रिजर्वेशन का मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो ना वो कभी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर बाय चांस नौकरी के लिए अप्लाई कर भी दिया तो नौकरी होगी नहीं। जब नौकरी होगी नहीं तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इस केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको एक तरफ से नहीं कई तरफ से घेरा है। इन्होंने आपको आपके वोटों से कमजोर नहीं, आपकी जड़ों से कमजोर करने की कोशिश की है, आपके भविष्य को खत्म करने की कोशिश की है। ना आपको वो रोजगार देना चाहते हैं, ना आपको वो रिजर्वेशन देना चाहते हैं। साथियों, केंद्र की सरकार सत्ता में आई थी बोल के कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों के हिसाब से आज 10 साल बाद ये 10 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी, परंतु आज तो इतना बुरा हाल है कि हमारे युवा साथी सड़क पर सड़क घूमते रहते हैं कि किसी तरह कहीं पे 5,000 10,000 का काम ही मिल जाए। साथियों, इसकी आड़ में हमारे भाजपा के नेता क्या बोलते हैं कि हम रोजगार को ना दे पाए, परंतु उसको बचाने के लिए, उस चीज से आपका ध्यान भटकाने के लिए क्या बोलते हैं कि आप मुफ्त में राशन ले लो। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के अन्य नेता बोलते हैं बड़े गर्व से कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन का देने का काम किया है। परंतु इन नासमझों से कोई पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर तुमने मुफ्त में राशन दिया है तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ देशवासी यहाँ के गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप लोगों ने पिछले 10 साल में हमारे आधे से ज्यादा देश को गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का काम किया है। इन 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की कीमत जानते हैं? जो बचे कुचे मिडिल क्लास के लोग अगर रोजगार में टैक्स का पैसा जमा करते हैं, अब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की कीमत 2 लाख करोड़ है। साथियों, आपके मेहनत की कमाई के टैक्स के पैसे ऐसे ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आप लोगों को कितना राशन मिलता होगा? साथियों, एक छोटा सा गणित करते हैं। राशन की कीमत महीना कुछ नहीं मिलता ना साथी, कुछ नहीं मिलता। भैया 4 किलो आटा मिले, 5 किलो आटा मिले, तुम्हें महीने का तेल भी दे दे तो क्या कीमत लगेगी? 2,000 2,500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपए, 1,000 रुपए के 500 रुपया लगा दे महीने का, साल का कितना हुआ? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए खर्चते हैं आपके राशन पे ये लोग, और आपसे लेते क्या है इसके बदले? कम से कम अगर क्लास 4 की नौकरी लगेगी तो 15 से 20,000 रुपए महीने की आपको पगार मिलेगी। आपको 6,000 रुपए देके आपसे महीने का 20,000 रुपया लूटते हैं ये लोग। साथियों, जहां पे इन लोगों ने हमारे मेहनत के कमाए हुए टैक्स का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा इस राशन पे देने का, अगर आपको नौकरियां देने का काम करते 20,000 रुपए की, तो आज देश में 20 लाख करोड़ का नया उत्पादन होता। ये जीडीपी 20 लाख करोड़ से बढ़ा सकते थे, परंतु इन्होंने पिछले 10 साल से मार्केटिंग करने का काम किया है। इन्होंने हमेशा एक के बाद एक योजना निकाली, उस योजना के ऊपर जो पैसा लगाया वो पैसा 10% उस योजना में लगाया और 90% उसे मार्केट करने में लगा दिया। ये बीजेपी की सरकार नहीं, ये भारत की सरकार नहीं है, ये आज मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी बनके रह गई है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी एजेंसीज को इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसीज को मार्केट करना रह गया है।
ये सिर्फ मार्केट करते हैं और हमारे देशवासियों को गरीबी रेखा से नीचे धकेलते हैं। साथियों, ये तो रही पॉलिसी की बातें। अब जरा सेफ्टी और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की एक बात करता हूं, क्योंकि कहीं शायद ये ज्यादा बुरा ना मान जाए, इसलिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। एक ऑर्डर इन्होंने पास किया था कुछ दिनों पहले। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने एक ऑर्डर पास किया कि आज से लड़कियां रात को 8 बजे प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में ट्यूशंस नहीं लेंगी, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। साथियों, अगर यहां के मुख्यमंत्री जी आपकी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो पता नहीं कहां की, उनको किस बात की उनको सत्ता में बिठाने का हमने काम किया था। साथियों, ना ये सुरक्षा दे पाए, परंतु ये बहुत गर्व से बोलते हैं कि हमारी यूपी की सरकार बुलडोजर की सरकार है। बुलडोजर की सरकार का टाइटल लेके इन्हें बहुत गर्व होता है। बुलडोजर की सरकार, इन लोगों को समझ नहीं आता कि बुलडोजर की सरकार का मतलब कोई बहुत अच्छा काम नहीं। तुमने बुलडोजर की सरकार का टैग ऐसे लिया, तुमने गरीबों के घर तोड़ के लिया है, तुमने लोगों के पेट पे लात मार के लिया है। तुम्हें सत्ता में इसलिए नहीं बिठाया था ताकि तुम हमारे गरीबों का घर तोड़ो, तुम्हें सत्ता में इसलिए बिठाया था ताकि तुम गरीब लोगों को काम दे सको, उन्हें रोजगार दे सको, उनके सरों पे छतें दे सको। ये बेचारे मूर्ख लोग सोचते हैं कि बुलडोजर का टाइटल मिल गया है तो बहुत फख्र की बात है। बेशरम लोग समझते नहीं कि गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। साथियों, अब तक ना ये शिक्षा में सफल हो पाए, ना ये रोजगार दे पाए, ना ये हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा दे पाए। अब ये लोग बोलते हैं कि हम इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये सोचते हैं कि बिना रोजगार दिए, बिना जीडीपी बढ़ाए, ये इंडिया की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। परंतु मैं आपके पास फिर से सिर्फ एक फैक्ट छोड़ता हूं, जो आप इनसे सवाल करिएगा कि तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हो। 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई थी, तो केंद्र की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। अब 2024 में जब बीजेपी दोबारा से आप लोगों के बीच में आएगी अपना वोट मांगने, तो इस पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर इन्होंने इसको 152 लाख करोड़ बना दिया है। तो अगर आपको कर्जा लेकर हमारी भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो वो बताइए, और अगर आप इसको कर्जे को लेकर इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं तो उसका रास्ता समझाइए। अब ये नहीं चलेगा कि हम आएंगे, आप लोगों के बीच में खड़े होंगे और सिर्फ ये बोलेंगे, अरे मित्रों हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। साथियों, ये तो बीजेपी का हाल है। अब इसके साथ साथ आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के विपक्षी लोग। वो बेचारे ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए अपने 5 साल के शासनकाल में, इसलिए मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। परंतु हमारे युवा साथी एक बात जरूर हमसे बोलते हैं कि भैया वो टोपी पहनकर हमें टोपा जरूर पहना गए। साथियों, जिस समाज ने इनको पिछले विधानसभा इलेक्शन में एक तरफा वोट डाला था, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पे पीड़ा होती है, जब उस समाज पे अत्याचार होता है, तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बताइए यहाँ पे मेरे मुसलमान समाज के भाइयों बहनों, जब आप लोगों पे अत्याचार हुआ, क्या इन लोगों ने उठकर आपके अत्याचारों के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हाथ उठा के बताइए कि उठाई कि नहीं उठाई? साथियों, ना ये आपके अपने हैं, ना ये आपके लिए कभी खड़े हुए थे, ना ये कभी आपके लिए खड़े हुए हैं, परंतु इन्होंने एक बात के लिए बहुत अच्छे से जम के लड़े थे। ये एक चीज के लिए बहुत जम के लड़े थे। इनके सांसद लोकसभा में सबसे आगे थे
जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल प्रेजेंट हुआ था, ये सबसे आगे खड़े थे उस बिल को फाड़ने के लिए। साथियों, ये आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, ये सिर्फ संडे को क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनकर बंगलों में बैठकर इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। तो अगर आप लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, क्रिकेट खेलने वाला नहीं, तो एक बारी दोबारा से इनसे सवाल पूछिएगा कि भाई जब 5 साल तुम्हें दिए थे तो तुमने करा ही क्या है। साथियों, अगर इन लोगों की मैं कमियां गिनाता रह जाऊं तो शायद अगला लोकसभा चुनाव आ जाएगा, पर इन लोगों की कमियां खत्म नहीं होगी। परंतु आज मैं आपसे, आपने जो हमें इतना कीमती समय दिया है, हम बहन जी के काम के बारे में बात करेंगे, बहन जी के मॉडल, गवर्नेंस मॉडल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में क्या करके दिखाया, हम वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अपना वोट जब डालें तो सोच समझ के डालें। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर यहाँ बीएसपी की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत, जहां पर हमारे 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया। साथियों, हमारी बहन जी ने देश में पहली बार बच्ची को पैदा होते ही लखपति बनाने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने की कोशिश की थी। साथियों, बहन जी ने मुफ्त में कभी राशन नहीं बांटा, बहन जी ने हमारे बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा बांटने का काम किया। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने यहां पर प्रदेश में व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के सभी छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथ ही साथ देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों के लिए ना सिर्फ एजुकेशन में सपोर्ट दिया, बट उनको उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए, ताकि ज्यादा खर्चा ना पड़े, उनको हॉस्टल्स में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी और सरकारी नौकरियों की भर्ती पे लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी की मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार के नेतृत्व में बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था और अन्य पिछड़े वर्गों की लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। साथ ही साथ बहन जी ने
गन्ना खरीदी के दाम भी दुगने कर दिए थे। साथियों, इसके साथ साथ बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट के समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी के मॉडल के द्वारा न सिर्फ शिक्षा मिली, सुरक्षा मिली, नौकरियां मिली, बल्कि हमारे सर्व समाज में से कमजोर भाइयों को, पिछड़े वर्गों को, दबे कुचले समाज के लोगों को इज्जत से सर उठाकर समाज में अपनी बात रखने का मौका मिला। साथियों, इन्हीं जरूरी बातों के साथ साथ अब मैं आप सभी लोगों से मेरी व हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आप लोग अपने वोट को बहुत संभाल कर आने वाले इलेक्शन में सही पार्टी को वोट देने का काम करें। साथियों, मैं आप सभी से ये खास अपील करता हूं कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहां जिन भी क्षेत्रों में बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी के हाथी वाले चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर यहां पर जरूर विजय बनाएं। और इसके लिए मैं मेरे युवा साथियों से सख्त, अब मैं आपको अपना समझ के बोलता हूं, ये आप लोगों से मैं बड़े प्यार से, सख्त तरीके से, आप उसे जैसा भी समझे, बड़े प्यार से मैं बोलता हूं कि आप प्लीज अपने हर एक साथी को, अपने हर एक दोस्त को, अपने हर एक बड़े भाई को, अपने हर एक बड़ी माता बहन को वोटिंग के दिन ले जाकर उनका हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहां पे बीएसपी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। आने वाला समय हमारे युवा साथियों का है, आने वाला समय हमारे बीएसपी का है। तो साथियों, पीछे ना रहना, आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और बीएसपी को यहां पर विजयी बनाना। आप सभी से यही अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।